नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म जय घोष। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और कार्यक्रम है विमर्श और मेहमान हैं हमारी आज की डॉक्टर मधुबाला यादव जी। आप चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी मनोविज्ञान की विशेषज्ञ हैं और ख़ास करके बच्चों पर आप काम करती हैं। लेकिन जो बच्चा है वो एक दिन युवा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो बुजुर्ग भी होता है और वो अलग अलग भूमिकाएं अदा करता है। यानी कि बुनियाद जैसी होगी इमारत वैसी ही होगी। तो बुनियादी तौर पर जो काम करना है वो भी है, लेकिन हमारे जीवन में हमारे मनःस्थिति की बड़ी भूमिका होती है और मनोविज्ञान को बिना जाने इसको समझना बड़ा मुश्किल है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे रेडियो जय घोष में। तो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि मनोविज्ञान है क्या, क्योंकि हम लोगों की समझ थोड़ा कम रहती है। तो थोड़ा बताएं विस्तार से कि मनोविज्ञान क्या है। आम अगर धारणा देखें तो मनोविज्ञान मन का विज्ञान, पर लेकिन इसमें हम करते क्या हैं? तो लोगों को लगता है ना कि चेहरा देख के समझ जाएंगे, पढ़ लेंगे। हाँ, लोग कहते हैं हमने तुम्हारा चेहरा पढ़ा है। हाँ लेकिन समझ गया। लेकिन एक्चुअली हम जब रहते हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, लोगों के बीच में रह रहे हैं, हमें ये अगर नहीं पता है कि हम अपने आप को इफ़ेक्टिवली कैसे यहाँ पे रख पाएँ, डील कैसे कर पाएँ, लाइफ चैलेंजेस को कैसे डील कर पाएँ, तो हमें फिर लगता है कि अब कुछ गड़बड़ है। तो वहाँ पे मनोविज्ञान समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इस जीवन में कोई भी काम पर्पसफुली करते हैं, है ना। सो पर्पसफुली करने के लिए मेंटली हेल्दी रहना होगा, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मनोविज्ञान का रोल ये है कि जो हमारे विचार हैं और व्यवहार है, उसमें जो कनेक्शन है वो बना रहे। क्योंकि विचार और व्यवहार में अगर कनेक्शन नहीं बना रहेगा तो तालमेल बिगड़ जाएगा। तालमेल बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे मनोविज्ञान और मेंटल हेल्थ की बहुत बड़ी भूमिका है, जिसे समझने की ज़रूरत है आज के टाइम में सभी के लिए। तो अमूमन लोग सेहत बनाने के लिए जिम जाते हैं, घर में भी एक्सरसाइज करते हैं, खाने पर थोड़ा जोर देते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को एक्सेप्ट करते हैं, इवन जो है वो न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी जाते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में लोग मोटे तौर पर बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करते हैं उसके लिए। क्या क्या होना चाहिए प्रयास? क्योंकि लोगों की धारणा अभी तक सर ये है कि अगर आप फिजिकली हेल्दी हैं तो हेल्दी हैं, लेकिन सुना होगा आपने नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। क्योंकि अगर आप मन से बीमार हैं तो तन आपका कितना भी अच्छा, वो एक न एक दिन आपको उसमें बीमारी दिखने लगेगी, क्योंकि हमारे विचार हमें स्वस्थ बनाते हैं। सो इसलिए मेंटल हेल्थ की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें। जब तक हमारे विचार नहीं ठीक होंगे, वो कहीं ना कहीं हमारे आगे फिजिकल हेल्थ पे, क्योंकि अगर हम स्ट्रेस में हैं, अगर हमें कोई बात परेशान कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसका असर आपको शारीरिक तौर पे दिखने लगेगा। आपको थकान लगने लगेगी, आपका काम में मन नहीं लगेगा। तो ये सब किससे जुड़ा हुआ है? हमारे विचारों से। ठीक है, तो वहाँ पे मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है। तो आप अच्छा खाइए, एक्सरसाइज करिए, क्योंकि ये भी इंडिकेटर है अच्छे मेंटल हेल्थ के लिए। इससे भी हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। लेकिन सिर्फ यही आपको पूरा डिफाइन नहीं कर सकता हेल्दी पर्सन के रूप में। सो फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ बहुत नेसेसरी है और दोनों इंटरकनेक्टेड है। तो बात कहावत के तौर पर कहा जाता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन क्या है? वो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है और मन तब बनता है जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। लेकिन मन में जो कुछ आता रहता है उसका हमारे मानसिक सेहत से बड़ा रिश्ता है। और अक्सर हम चूँकि आर्थिक आज के बाजारीकरण के दौर में हैं, तमाम हर चीज़ पैसे के आधार पर तौलते हैं, हिसाब किताब रखते हैं। कई बार गड़बड़ होती है तो तनाव में आ जाते हैं, लेकिन वो तनाव अगर तुरंत सॉल्व ना हो तो वो धीरे धीरे एक बहुत बड़े डिप्रेशन का आधार बन सकता है। रिश्तों की समस्याएं हैं, हमारे परिवार के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हमारे जीवन में तमाम तरह के उतार चढ़ाव होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और उसकी वजह से हम धीरे धीरे कुछ ग्रंथियां पालते जाते हैं और वो ग्रंथियां एक दिन बम की तरह विस्फोटक हो जाती हैं। तो क्या क्या कारक आपको लगते हैं इसके? हेल्दी होने के लिए हमारे लाइफ के सभी डोमेन में एक बैलेंस होना चाहिए, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो। मेंटल हेल्थ में आपका सोशल डोमेन आ जाएगा, सामाजिक तौर पे आप कितना लोगों के साथ तालमेल बिठा पा रहे हैं। उसके बाद इमोशनल वेलबींग आ जाएगा, इमोशनली आप कितने स्टेबल हैं। मान लीजिए आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन एकदम से क्राइसिस आई और वहाँ पे टूट गए, तो इमोशनली हेल्दी होना भी ज़रूरी है। फाइनेंशियली हेल्दी होना ज़रूरी है। आपका सब कुछ अच्छा है, पर अगर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस है तो ऑब्वियसली उसका असर आपके हर चीज़ पे पड़ेगा। रात में नींद नहीं आएगी, चिंता रहेगी। यस, तो ये जितने भी डोमेन है, इकोनॉमिकली
इमोशनली, है ना, साइकोलॉजिकली, ये सारे डोमेन में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। और हमारा ये काम है लोगों को इस तरह से सिखा पाना, उनको इस चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर कर पाना कि वो अपने आपके बेहतरी के लिए जो आप कर सकते हो अपने अनुसार, अपने कैपेसिटी के अनुसार, उसको वहाँ से निकाल के कोशिश करें कि उसको आप हेल्दी होने के लिए इस्तेमाल करें। सो हमें कैपेसिटी, क्योंकि आप अपने कैपेसिटी के बाहर तो जा नहीं सकते, तो जितनी कैपेसिटी, जितना आपकी कैपेबिलिटी है, उसको किस तरह से बेहतर यूज़ कर पाएँ अपने मेंटल हेल्थ के लिए, वो ज़रूरी है। हम अक्सर अपने जीवन में दिनचर्या जो है उसको अपने हिसाब से बनाते हैं ताकि हमें सुकून मिले, रिलैक्सेशन मिले और अपने काम को हम सहूलियत से कर सकें और हमें खुशी मिल सके। तो ये खुशी, सुकून और आनंद, ये सब जो है हमारे पूरे जो मानसिक सुख है उससे जुड़ा हुआ है और उसके लिए तमाम तरह की गतिविधियां तो करते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते। इसलिए कई बार धीरे धीरे छोटी छोटी समस्याएं एक गंभीर स्थिति को क्रिएट करती हैं और हम डॉक्टर्स के पास, खास करके साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते। हमें लगता है कि लोग हमारा मजाक उड़ा सकते हैं या हम घर में चर्चा करेंगे तो उसके लिए एक नकारात्मक माहौल भी बनेगा। अमूमन बुखार होता है तो हम एक फिजिशियन के पास तुरंत दौड़ते हैं, लेकिन ऐसे परिस्थिति में हम किसी चिकित्सक के पास नहीं जाते और समस्या गंभीर होती चली जाती है और केवल हमारे सेहत तक वो सीमित नहीं रहती है, हमारी क्रियाओं से या हमारे रिएक्शन से या रिएक्शन न करने से भी और गंभीर परिस्थिति बनती है। तो इन सब के समाधान के लिए क्या करें डॉक्टर साहब, ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स क्या क्या हैं जिनको देखकर आदमी को फैसला करना चाहिए कि नहीं, ये मेरी मानसिक सेहत का एक कारक दिखा मुझे, तो मुझे अब चिकित्सक के पास जाना चाहिए। तो देखिए, सिम्टम में 2-3 चीज़ें आप ध्यान में रखिए कि जो भी इंसान है उसके व्यवहार में परिवर्तन आप देख रहे हैं। मान लीजिए कि कोई बहुत हंसता बोलता था और एकदम से कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि चुप रहने लगा, शांत रहने लगा, अकेले रहने लगा। तो पहला तो ये कि आपको उसमें बिहेवियरल चेंजेस दिख रहे हैं। कम सोते थे या ज़्यादा सोते थे, उसमें चेंजेस, आपने पैटर्न चेंज देखा। तो ये जो पैटर्न है ना इंसान का, उसमें बदलाव आने लगता है जब भी उसे कोई परेशानी होती है। मतलब ठीक ठाक खाते थे, ज़्यादा खाने लगे, भूख ज़्यादा लगने लगी, या बिल्कुल ही कम खाने लगे, सोने लगे ज़्यादा। तो ये बिहेवियरल चेंजेस, दिनचर्या में कोई भी बदलाव जो दिख रहा है वो एक कारक है। अब लोगों के साथ घुलते मिलते थे पर अब अकेले रहने लगे, तो ये आप नोटिस कर सकते हैं आसपास के लोग, आपके दोस्त, आपके घर वाले। तो अगर ऐसा कुछ चैलेंज दिखाई दे रहा है, उनमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है, तो आप उसको पता कर सकते हैं। दूसरा, कितने टाइम से है, कितना इंटेंस है ये जो परिवर्तन है, क्या मतलब वो सिलसिला भी हाल फिलहाल है या लंबा चल रहा है? क्या आपने काम पे जाना छोड़ दिया, पढ़ना लिखना छोड़ दिया, तो प्रोडक्टिविटी पे कितना असर आ रहा है, आपकी फंक्शनैलिटी कितनी कम हो रही है। अगर आप ये सब चीज़ें जब तक मैनेज कर पा रहे हो कि चलो हो रहा है, पर आप ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, पर वहाँ भी आपको लगा कि प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ समस्या ज़रूर है ना। और ये कितने लंबे टाइम तक आपको कितने लंबे टाइम से आप ये चेंजेस देख रहे हैं। सो इस तरह के बिहेवियरल चेंजेस देख के आप आराम से ये पता लगा सकते हैं कि इनको कोई चैलेंज मेंटली है जो इनको परेशान कर रहा है। अच्छा, इसको आपने अगला जो सवाल किया था कि कैसे बैलेंस रखा जाए, ठीक रखा जाए। तो देखिए, मेंटली अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमें आज और अब में रहना सीखना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब ने कही है, आज और अब। ज़्यादा पिछला गणित रखेंगे, बिल्कुल परेशान होंगे। हाँ, कि मेरी बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, मेरे माँ बाप जो है वो ज़्यादा सवाल जवाब करने लगे। ऐसे आजकल के युवा साथियों के साथ और भी होता है, या बुजुर्गों के साथ भी होता है। वो ये सोचते हैं कि बच्चे हमारे पास कम बैठ रहे हैं, वो ये सोच नहीं पाते कि बच्चों की ज़िंदगी में कठिनाइयाँ ज़्यादा हैं। तो कई बार हम एक दूसरे के साथ शिकायतें बढ़ाते चले जाते हैं और हमारे पास एक पिटारा खड़ा हो जाता है इस तरह के नकारात्मक अवधारणाओं का, और उससे नेगेटिव एनर्जी भी क्रिएट होती है और हम डिप्रेशन में आते हैं। बिल्कुल। तो उससे बचने के लिए सर ज़रूरी है 3-4 चीज़ें जो बहुत, आप चाहे वो युवा हों, बच्चे हों, या हम लोग के उम्र के लोग हों, या बुजुर्ग भी हों, उसमें माइंडफुलनेस बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। मतलब आज और अब में रहने की मैंने बात की जो, क्योंकि अगर आप वर्तमान में नहीं हैं, भविष्य की चिंता बहुत ज़्यादा है तब भी परेशानी है, पिछले किसी बात की बहुत चिंता है तो भी परेशानी। तो आज में रहने के लिए हमें माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना चाहिए। उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, आप ऐसे गूगल पे भी देख सकते हैं, किसी एक्सपर्ट से सीख सकते हैं, जिसको हम लोग माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस बोलते हैं। थोड़ी सी एक्टिविटीज़ के बारे में मोटे मोटे तौर पर बता दें। उसमें जैसे जितने भी सेंसेस हमारे आसपास जो घटनाएं घटी, उन्हें सिर्फ हमें
समझना है, नोटिस करना है। हम गुजर जा रहे हैं, हमारे बगल से कौन जा रहा है नोटिस नहीं कर पाते हैं। तो माइंडफुलनेस मतलब कि आप आज में जहाँ जिस परिस्थिति में उसको आसपास की जितने भी बदलाव हैं, गतिविधियां हैं, उनको नोट कर पा रहे हैं, है ना। सेंस आवाज़ आ रही है तो उसको फील कर पा रहे हैं, दिखाई दे रहा है तो फील कर पा रहे हैं, तो उनमें फील करना छोड़ दिया है। सो माइंडफुलनेस का यही है कि जो भी काम कर रहे हैं उसको फीलिंग के साथ करें आप, उसके पूरे एहसास के साथ करें। दूसरा प्राणायाम बहुत अच्छा है, डीप ब्रीदिंग की बात करते हैं, क्योंकि अभी हम इतनी जल्दीबाजी में हैं, इतनी भागदौड़ में है कि हमने मेरे ख्याल से आराम से बैठ के सांस लेना भी छोड़ दिया है, ध्यान नहीं है। तो माइंडफुलनेस के साथ साथ प्राणायाम। दूसरी जो एक अच्छी टेक्निक है जर्नल राइटिंग, हमने लिखना भी कम कर दिया है, क्योंकि उसका सारा जो सेंसेस है वो इंगेज होते हैं। हम किसी से कह नहीं पा रहे हैं। अगर आप डेली लिखते हैं, मत दिखाइए, आप अपने पास रखिए। पर्सनल डायरी बना सकते हैं, चाहे तो लिख के फाड़ भी सकते हैं, बट आपको उसको नोटिस करना, क्योंकि आप नोटिस करेंगे फिर लिखेंगे, है ना। उसको आप एक्सेप्ट करेंगे तभी आप उसको लिखेंगे। आपने बहुत अच्छी बात की है। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर कोई ना मिले तो दीवारों से भी कह दीजिए, पेड़ से भी कह दीजिए, निकालना है, रोकना नहीं है। अपने अंदर जितना आप रोकेंगे ना चीज़ों को, क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आप पानी रोक दें नाली में तो वहाँ क्या होती है, गंदगी पैदा होती है। तो हमें उसको बहने देना है, निकाल देना है। जितना आप अपने अंदर रखेंगे, जितना गार्बेज क्रिएट करते जाएंगे, वो आपको परेशान करेगा आगे चल के। तो उसको निकालना सीखना है। आज में रह के सीख सकते हैं, लोगों से बात करके कनेक्शन बना के सीख सकते हैं, आपसी तालमेल बिठा के, दोस्ती यारी करके, क्योंकि अभी हम लोगों ने ये भी कम कर दिया है, बहुत कम कर दिया है। कनेक्शन सेलेक्टिव हो गए हैं। सो आपको सोशल कनेक्टिविटी बढ़ानी है, कम्युनिकेशन बढ़ाना है, तो निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर वो ना मिले तो आप लिखना शुरू करिए, कोई ना मिले तो लिखना शुरू करिए। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। उसके अलावा अच्छी नींद, प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी है मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं नींद की कमी, हम लोग देर रात तक फ़ोन या मोबाइल देख रहे हैं, सो स्लीपिंग पैटर्न गड़बड़ाया है, तो उसके मेंटल हेल्थ का डायरेक्ट रिलेशन है। बहुत महत्वपूर्ण बात की है। डिजिटल क्रांति का युग है और इंफॉर्मेशन एज है, जिसमें हम सूचनाओं का अंबार चला रहा है, तो हम ले बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन हम ठीक से उसको डिसाइड नहीं कर पाते हैं, प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, और इसके चक्कर में हमारा पूरा सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। ये सब और क्या क्या हो रहा है और इसका समाधान क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे डॉक्टर मधुबाला यादव जी से, लेकिन एक अल्प विराम के बाद। सुनते रहिए रेडियो जयघोष। एक बार फिर स्वागत है आपका रेडियो जयघोष 107.8 FM पर। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं विमर्श, और हमारे साथ आज विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मधुबाला यादव जी, जो कि एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, और आज हम उनसे बात कर रहे हैं आपके मानसिक सेहत की। डॉक्टर साहब ने बताया कि आजकल एक बड़ी समस्या है, डिजिटल जितने भी गैजेट्स हैं उनका उपयोग हम बहुत करते हैं। अमूमन हम हैबिट हमारी पड़ गई है, आदत पड़ गई है, हमेशा मोबाइल अगर ज़रा सा मिस हो गया तो लगता है कि हमारा जीवन चला गया। मोबाइल में हम बार बार चेक करते हैं, व्हाट्सएप हैं, मैसेजेज हैं, फेसबुक है, या इस तरह के तमाम तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, हम उस पर इंगेज रहते हैं। तो दिमाग में लगातार कुछ अगर अच्छा लगा तो थोड़ी सी खुशी मिलती है, तत्काल दूसरा मैसेज दिखा, नेगेटिव दिखा तो बहुत बुरा लगा, किसी ने लाइक नहीं किया तो हमें फीलिंग आ गई कि शायद हमें लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, अचानक लाइक्स बढ़ गए भर के, तो ऐसा लगा कि अरे दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर हो रहे हैं हम। तो ये कोरिलेटिव जो थिंकिंग है वो भी बड़ा परेशान कर रही है। या किसी दोस्त के लाइक्स ज़्यादा आ गए और हमारे पे कम आ गए, ये भी एक संकट है। तो ये आजकल टॉक ऑफ द टाउन बन रहा है और ये एक बड़ी गंभीर बात है। देर तक स्क्रीन जो टाइम है वो बढ़ रहा है। तो क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं? एक्चुअली ये सारी आर्टिफिशियल हमें जो खुशी दे रही है ना, क्योंकि हम कनेक्टेड तो है नहीं। डॉक्टर साहब आपने बहुत सही टर्म इस्तेमाल किया, आर्टिफिशियल खुशी। तो अब तक जो वास्तविक खुशी और आर्टिफिशियल खुशी, कि हमें दिखता है कि हमें जैसे वो कहीं ऐसे पार्टी में जाते हैं तो एक फॉर टाइम बीइंग लगता है खुशी मिल रही है, वास्तव में खुशी है नहीं। उसके बाद बहुत बड़ा अवसाद का एक सागर आ रहा है। तो वो फॉर अ टाइम बीइंग है, वो उसी समय में हो रहा है, लेकिन उसका हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम उससे कनेक्ट नहीं हैं। हमने पहले भी बोला कि कनेक्शन की कमी की वजह से, क्योंकि आपने सुना होगा कि हम लोग एक ना सोशल एनिमल हैं। तो जब हम सोशल एनिमल होके सोसाइटी में ही नहीं हैं तो हम कैसे हेल्दी रह पाएंगे? और सोशल नहीं रहेंगे तो फिर एनिमल रह जाएंगे। यस। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम सोशली कनेक्टेड हों। स्क्रीन टाइम से क्या हो रहा है कि हमें जो उस समय का एक हैप्पीनेस फील हो रहा है, और धीरे धीरे वो एडिक्शन में चेंज हो रहा है, क्योंकि दिमाग को नहीं पता कि आप जो उसका सेटिस्फाइड जो एरिया है, जो हैप्पीनेस के लिए, वो किससे आप उसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं ना। सो वो जो
फील गुड वाला सेंटर है ना, हम ये आर्टिफिशियल चीज़ों से हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि वो फ्रूटफुल कर पाए, बट वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में नहीं काम कर रहा है। शॉर्ट टर्म में तो आपको खुशी मिलेगी, जैसे नशा करते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छा है कि जब आप कर रहे हैं तो खुशी मिल रही है, बट लॉन्ग टर्म में वो नेगेटिव हो जाता है। वही सेम चीज़ मोबाइल और स्क्रीन के साथ है, उसका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट है। फिर धीरे धीरे आप चीज़ों से जैसे जैसे डिस्कनेक्ट होंगे, वेलबींग आपकी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है। आजकल गेम्स में बच्चे बहुत इंगेज होते हैं और उसमें एक डिजिटल एक हाइपोथेटिकल कोई एक साथ में प्लेयर होता है जिसकी गेम्स में हम compete करते हैं और वो लगातार अगर वो विन कर रहा है, हमारे स्कोर्स कम हैं तो हम बार बार हमारा इंगेजमेंट बढ़ता चला जाता है और खेलते 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 हमारा खाना छूट जाता है, हमारा जो आपस का जो कोरिलेशन है वो डिस्टर्ब होता है, हमारी नींद से बहुत सारे संकट पैदा हो रहे हैं। तो साथियों, अब डॉक्टर साहब जो आपको बताने जा रहे हैं कि इन सब से बचने का तरीका क्या है। स्क्रीन कितने पहले बंद हो जानी चाहिए, खाने का क्रम नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए, आपके सोने के घंटे वो तय होने चाहिए। दूसरा, जो नेचर के साथ आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसका एक रिलेशन है, वो भी ठीक ढलनी चलनी चाहिए। तो ज़रूर हमारे श्रोताओं को बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि वो क्या क्या स्टेप्स लें और ज़रूरी है उनके ज़िंदगी के लिए। ये कोई लिटरेचर नहीं है कि आपने पढ़ के कहानी छोड़ दी तो ज़िंदगी में आपको प्रभावित नहीं करेगी। ये करना भी है, समझना भी है और अपने साथियों को बताना भी है, ये अपने व्यवहार में लाना भी है। प्लीज़। सो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए देखिए, अगर हॉलिस्टिकली आप एक हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि सारे डोमेन पे हम इन्वेस्ट करें। जैसे आपने अच्छा स्लीप की बात की, क्योंकि हमारा अगर स्लीप साइकिल गड़बड़ा है तो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह से जितने भी प्रोसेस हैं वो सब डिस्टर्ब होंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म खुशी लेने के लिए जाएंगे कि जिससे तुरंत उससे राहत मिल जाए हमें, है ना। तो फ़ोन अभी ईजी है, ईजी एक्सेस, तो वो सारी, अब जैसे हमने कहा स्क्रीन टाइम 2 या 3 घंटे से ज़्यादा होती है सब मिला के, टीवी, मोबाइल, कोई भी स्क्रीन, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली इफेक्ट करने लगती है। और खासकर तब जब हम खुशी के लिए इस्तेमाल करें, पढ़ने के लिए आप कर रहे हैं, ऑफिशियल वर्क के लिए कर रहे हैं तो इट्स ओके कि वो चल सकता है। बट अगर आप वहाँ पे एक हैप्पीनेस के लिए या टाइम स्पेंड करने के लिए जा रहे हैं तो फिर वो एक क्रिटिकल हो सकता है, आगे चल के चैलेंजिंग हो सकता है। उसके साथ साथ ज़रूरी है सर कि हम रूटीन बनाएं। हमारे सोने उठने का टाइम जो हो वो रूटीन, मतलब बॉडी को भी ट्रेनिंग चाहिए, बॉडी की ग्लैंड्स को भी ट्रेनिंग चाहिए और हमारी आदतों को भी ट्रेनिंग चाहिए, तब बातें बनती हैं। किसी एक चीज़ पे हम बहुत फोकस नहीं करें कि अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं, आपको उसके बीच में फिजिकल वर्क के लिए भी टाइम निकालना है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ से हमारा मेंटल हेल्थ डायरेक्टली इम्प्रूव होगा। जब हम पसीना देखिए आप बहाते थे या कुछ ऐसा फिजिकल वर्क करते थे तो हमारा जो एंटी स्ट्रेस हार्मोन है जिससे हमें स्ट्रेस नहीं होता, वो कहीं ना कहीं सिक्रीट होता है और ऑटोमेटिकली हमें अच्छा फील होता है। सो फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा न्यूट्रिशन लें और अपने आप को हाइड्रेट रखें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लिक्विड लेंगे बहुत ज़रूरी है बॉडी को उसकी, तो हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। मेंटली हेल्दी रहने के लिए आप लोगों से कनेक्ट हों, उनसे बातचीत करें, लोगों के साथ जितना ज़्यादा टाइम, अगर बच्चे हैं तो पेरेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि उनको लोगों के बीच में ले जाएं, और अगर आप टीनेजर हैं तो आप एक अपना सोशल कनेक्शन डेवलप करें रियल वर्ल्ड में। एक दोस्त हैं, 2 दोस्त हैं, ठीक है, आप उतने ही रखें, पर वो क्वालिटी एक मेंटेन, क्वालिटी टाइम, क्वालिटी डिस्कशन, क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी इनटेक भी लेना ज़रूरी है। और साथ में आपकी मानसिक सेहत अच्छी हो, ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपके साथ वालों की भी मानसिक सेहत अच्छी हो। और ये गिव एंड टेक रिलेशन है कि अच्छी बातों को स्प्रेड करें, बुराइयों से दूर रहें और जो घर लेकर आ रहे हैं उसको फिल्टर करके लाएं, यानी सही चीज़ों को लाएं। घर में नकारात्मक डिस्कशंस को करते हैं तो कई बार अपनी समस्या करें, लेकिन जज ना करें। अगर कोई करे तो आप उसको जज ना करें, चाहे घर में कोई कर रहा हो, आपको कोई बता रहा हो, तो हमारी कोशिश है कि मुझे जज ना करें। और जितना ज़्यादा हो सके, अगर आपको लगता है कि अब आपके हाथ से बात निकल गई है या किसी को आपको बोलना चाहिए, तो प्रोफेशनल हेल्प से पीछे ना हटे, क्योंकि शुगर बीपी के लिए बहुत तेजी में हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, पर स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए नहीं जाते, जबकि उसके पीछे असली कारण यही होता है। तो ये बहुत इससे ना हिचके, प्रोफेशनल हेल्प जहाँ भी आपको मिले ज़रूर लें।
डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों को देने के लिए। तो साथियों, अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत के साथ को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि आप खेलें भी, ज़रूरी है कि आप अच्छा खाएं भी, और ये भी ज़रूरी है कि अच्छा सोएं, और सोने से पहले कम से कम 2 घंटे पहले अपने स्क्रीन टाइम को स्क्रीन को बंद कर दें। और बेहतर है कि ये बंद तब होगा जब कोई किताब या अपनी डायरी, ताकि अपने दिन भर के थॉट्स को भी लिखें, दुख दर्द को उसमें समाहित कर दें, और बीती ताही बिसार के आगे की सुध ले। पिछली बातों को छोड़िए, आगे के जीवन को सोचिए, और बहुत आगे भी नहीं जाना है, क्योंकि हुई है वही जो राम रचि रखा। तो बेहतर जीवन के लिए ज़रूरी है। चलिए सुनते रहिए रेडियो जय घोष। विमर्श में अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए मेहमान के साथ, और आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई ज़रूरी बातों पर चर्चा भी करेंगे, और कुछ नुस्खे, कुछ ज़रूरी एहतियात आप तक लेकर आएंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय घोष।